बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपना देश छोड़ के फरार हो चुकी हैं। 2009 से जिस घर में वो रह रही थी उस पे आज जनता का कब्जा हो चुका है। बांग्लादेश के फाउंडर निर्माता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को लोगों ने तोड़ डाला। आज बांग्लादेश अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्ति पे चप्पलें फेंक रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? 1 जुलाई 2024 को कई स्टूडेंट्स बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने रोड ब्लॉक्स कर दिए थे, रेलवेज बंद कर दी थी, बसेस को रोक दिया था, सारे रास्ते बंद कर दिए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो पास हुआ था 5 जून 2024 को। इस कोर्ट ऑर्डर में एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम था जिसकी वजह से स्टूडेंट नाराज थे। अब ये कोटा है क्या? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बांग्लादेश का फ्रीडम मूवमेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि 1947 के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था। एक तरह से बांग्लादेश एक पाकिस्तान ही था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किए। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था कंपेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की वेस्ट फोर्सेस को हरा के बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसकी स्थापना हुई। अवामी लीग जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी थी बांग्लादेश में, उसके चीफ शेख मुजीबुर रहमान वो उस फ्रीडम मूवमेंट के चेहरे थे और वो सबसे बड़े लीडर बन के उभरे और वो बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। अभी आपको बताते हैं कोटा है क्या। मुजीबुर रहमान ने उस टाइम पे लोगों को वादा किया था कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, जो लोग उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सबको एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा सिविल सर्विसेज में, उनको भी और उनके परिवार वालों को भी। पहले 30% जॉब्स रिजर्व थी कोटा वालों के लिए। अब वो कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में, बट 20-25 साल के बाद 1997 में इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि उनके बच्चों को भी अभी कोटा मिलेगा। और 2010 में एक और चेंज लाया गया कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी कोटा दिया जाएगा। अभी जो कोटा सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस तरह से था कि 30% फ्रीडम फाइटर्स और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, 10% वुमेन्स के लिए जिनको उस टाइम पे अत्याचार सहना पड़ा था, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% माइनॉरिटीज के लिए और 1% फिजिकल चैलेंज्ड के लिए। और सिर्फ 44% जॉब्स जो थी वो मेरिट बेस पे थी कि जो अपनी मेहनत से जिसको जॉब मिल सकती थी। तो 2018 में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो देश में चेंज लाना चाहते थे। स्टूडेंट का सीधा इल्जाम था कि 30% जॉब्स क्यों रिजर्व्ड हैं उनके लिए जो उनके पोता पोती हैं, जिन्होंने कुछ करा भी नहीं है। आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई, बट उनके पोता पोतियों को भी वो कोटा मिल रहा है बिना कुछ किए। तो 2018 में ये कोटा सिस्टम स्टॉप कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, बट इसको री इंट्रोड्यूस किया गया भी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अभी अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, वो 0.023% हैं सिर्फ, उनके लिए 30% का कोटा। अभी ये उनकी सोची समझी चाल थी शेख हसीना की कि अपने लोगों को सरकारी नौकरियों में डाला जाए, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट पे उनके लोग हों, सो दैट उनकी जो डिक्टेटरशिप है वो सही तरीके से चल पाए। और स्टूडेंट्स का डिमांड था कि भाई जो ये 30% का जो कोटा है, ये जो फर्जी कोटा है, इस चीज़ को हटाओ और हमें नौकरियां दो। अभी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स तो उनका सामना सबसे पहले हुआ छात्र लीग से। ये स्टूडेंट विंग है शेख हसीना की पार्टी का, लेकिन ये लोग हैं तो गुंडे ही। इन लोगों ने चुन चुन कर स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट किया और पुलिस ने भी अपनी क्रैकडाउन स्टार्ट की। इंटरनेट शटडाउन कर दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ बांग्लादेश ना जाए। ऑफिशियली बोला जाता है 200 के करीब लोग मरे हैं, बट अनऑफिशियल जो डेटा है वो है 1000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं और कई हजारों लोग इंजर्ड भी हैं। पर स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे, वो लड़ाई करते रहे और फिर बारी आती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट ने ये 30% कोटा को हटा दिया। अभी जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस चीज के लिए, वो उन्हें मिल चुकी है, बट स्टूडेंट्स फिर भी पीछे नहीं हटे। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा अब शेख हसीना ने जो इतनी ज्यादा उन पे जुल्म किया है,
अब शेख हसीना को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, रिज़ाइन करना पड़ेगा। जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स और पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने मारा है, उन सब को सज़ा मिलनी चाहिए, तभी स्टूडेंट्स चुप बैठेंगे, नहीं तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब शेख हसीना ने ये सिचुएशन को देख के एग्जैक्टली वही चीज़ की जो डिक्टेटर करता है। शेख हसीना ने और ज़्यादा लोगों को मारना स्टार्ट किया, और ज़्यादा क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। हेलीकॉप्टर से शूटिंग हुई स्टूडेंट्स के ऊपर, कर्फ्यू लग रहा था, रेड्स हो रही थी, लोगों को उठा के जेलों में डाला जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, कत्लेआम हो रहा था, और स्टूडेंट्स और ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। स्टूडेंट्स ने बोला नहीं, अब और नहीं, शेख हसीना को अब रिज़ाइन करना पड़ेगा, और सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलके ढाका पहुंच रहे थे। 4 अगस्त को क्या होता है कि स्टूडेंट्स ने कहा हम तो रैली करेंगे, और वो भी जम के करेंगे, और शेख हसीना ने अपने बंदों को कहा कि तुम भी इनके खिलाफ उतर आओ, और इनको काउंटर करने के लिए शेख हसीना ने अवामी लीग के छात्रों को भेजा। ये अवामी लीग के जो ये गुंडे हैं, छात्र नहीं है ये गुंडे, इन गुंडों के पास हथियार थे, असॉल्टेड हथियार। शेख हसीना ने तो सोचा होगा कि भाई इनके ऊपर और गोलियां चला के डर जाएंगे, भाग जाएंगे, और सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, एक डिक्टेटरशिप माइंड। बट लोग पीछे नहीं हटे, और इसके बाद स्टूडेंट्स का सब्र टूट जाता है। सारे स्टूडेंट्स हर जगह से, पूरे बांग्लादेश से मिलके ढाका की तरफ कूच करते हैं, और सबने कहा कि शेख हसीना के रेजिडेंस को, वो जो प्रधानमंत्री निवास है, उसको घेराव करेंगे। अब ऑब्वियसली आर्मी बीच में आएगी, पुलिस आएगी, बैरिकेड्स लगाएगी, सब चीज़ें करेगी, बट स्टूडेंट्स ने कहा हम अभी पीछे नहीं हटेंगे, आपने मारना है हमें मार दो, बट पीछे हम नहीं हटने वाले हैं। हम इसकी अकाउंटेबिलिटी लेके रहेंगे शेख हसीना से, और रेजिग्नेशन लेके रहेंगे। अब एक आता है ट्विस्ट। अभी जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी शेख हसीना ने तो आर्मी को, पुलिस को ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई मार दो, इनको रोको, जैसे मर्जी करके रोको, बट आर्मी ने अभी हाथ खड़े कर दिए। आर्मी ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे, और ना ही हम उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे, क्योंकि शेख हसीना इन्हें टेररिस्ट कहती हैं। ये एक बहुत बड़ा मूव था आर्मी का, जिसकी वजह से शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ, क्योंकि आर्मी ने शेख हसीना के ऑर्डर्स को लेने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ने भी कहा कि दैट वी विल नॉट शूट एट द पीपल, वी विल मेक श्योर, वी विल प्रोटेक्ट यू, हम कर्फ्यू लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, बट हम लोगों का कत्ल नहीं करेंगे। अब आर्मी ने भी ये साइन दिखा दिया शेख हसीना को कि वो स्टूडेंट्स के साथ हैं, अभी उनको रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को 1:30 बजे सुबह उनकी सिक्योरिटी बताती है कि आपकी जान खतरे में, आपकी सिक्योरिटी खतरे में है, और उनको अपना प्रधानमंत्री निवास इमीडिएटली छोड़ना होगा। शेख हसीना एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी बांग्लादेश की आवाम के लिए, और अपनी पैकिंग अच्छे से मुकम्मल करना चाहती थी, बट उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो सारी चीज़ें कर पाएं, और उनके सिक्योरिटी ने उन्हें कहा कि आपको अभी निकलना पड़ेगा। और उसके बाद बांग्लादेश में जैसे कि जश्न का माहौल छा गया, लोग सड़कों पे आ गए, और वो प्रधानमंत्री निवास में घुस के एक तरह से प्रधानमंत्री निवास को पूरे को लूट लिया उन्होंने, और तोड़ फोड़ की। उन्होंने मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री निवास का बहुत बुरा हाल किया। तो इससे यही सीखने मिलता है कि अगर कोई इंसान डिक्टेटर बनता भी है तो उसके जो दिन हैं वो ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल राज करेगा, 20 साल राज करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उसका तख्ता पलट ज़रूर होगा। शेख हसीना के साथ वही चीज़ हुई है। एक दिन ज़रूर आता है कि जब हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। जिस देश में वो राज कर रही थी, अपने आप को डिक्टेटर समझा हुआ था, उस देश को छोड़ के भागना पड़ा उन्हें, और अभी मुंह छुपा के ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। सोचो, ज़िल्लत वाली ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बांग्लादेश के हालात सुधरें, उन्हें एक अच्छा लीडर मिले जो उनके देश को आगे लेके जाए, डिक्टेटरशिप ना करे, डेमोक्रेसी बरकरार रहे, और वहाँ के सारे लोग सुरक्षित रहें, स्पेशली माइनॉरिटी आतंक मचाते हैं उन सब को सज़ा मिले। यही हमारी दुआ है। आप भी उनके लिए दुआ करें, ठीक है। उन्हें आज़ादी मिली है एक बहुत ख़तरनाक डिक्टेटर से, उन्हें कोई अच्छा लीडर मिले, यही हमारी दुआ है। और सब लोग तरक्की करें, है ना जी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।